हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 15 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले कुछ 2021 और 2022 के जो प्रमुख अवार्ड हैं उनको जो एक बार रिवाइज करेंगे। तो पहला यहाँ पर देखेंगे आईफा अवार्ड 2022। दोस्तों, आईफा अवार्ड 2022 का जो समापन है वो अबू धाबी में हुआ, यस आइलैंड पर। ठीक है, इस वर्ष आईफा 2022 अवार्ड को जो है सलमान खान, मनीष पॉल और रितेश देशमुख ने होस्ट किया था। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही आईफा अवार्ड 2022 में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला वो किसे मिला, तो ध्यान रखेंगे विक्की कौशल को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और किस फिल्म के लिए, तो ध्यान रखेंगे सरदार उधम सिंह के लिए। और जो कृति सेनन है इन्हें जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। कौन सी फिल्म के लिए, तो मिमी फिल्म के लिए। बेस्ट पिक्चर कौन सी रही आईफा अवार्ड 2022 में, तो शेरशाह रही। बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे, तो विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर कौन रहे मेल में, तो जुबिन नौटियाल। किस सॉन्ग के लिए, तो ध्यान रखेंगे राता लमिया जो कि शेरशाह में। तो ये आईफा अवार्ड 2022 से प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। इसके बारे में अगर देखा जाए तो 2022 का मिला है गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सेंड के लिए, 2021 का डेविड डियोप को। और किस पुस्तक के लिए, तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। 2020 का मार्के लुकास रेजनेवेल्ड को। और कौन सी पुस्तक है, तो डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। और दोस्तों, जो गीतांजलि श्री हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। बुकर पुरस्कार की अगर बात करें तो 2021 का डेमन गलगुट को द प्रॉमिस के लिए, 2020 का डगलस स्टुअर्ट को सगी बेन के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए 2021 का दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी का दिया गया नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद भी हो चुके होंगे, तो लगातार आपको इसे रिवाइज करना है ताकि आप भूलें ना। आगे देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 57वां है 2022 का, ये दामोदर मौजो को दिया गया। 56वां 2021 का नीलमणि फूकन को दिया गया। सरस्वती सम्मान की बात करें तो 31वां जो सरस्वती सम्मान है 2021 का, ये रामदरस मिश्रा को मिला। किस कृति के लिए, तो मैं तो यहाँ हूँ के लिए ये अवार्ड दिया गया। 30वां 2020 का, तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले सनातन के लिए। व्यास सम्मान की बात की जाए तो असगर वजाहत को महाबली के लिए 31वां व्यास सम्मान। और 30वां जो व्यास सम्मान है 2020 का वो शरद पगारे को मिला पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखनी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्वाधिक ट्रेनें चलाने में देश का कौन सा रेल मंडल नंबर 1 पर रहा, तो प्रयागराज मंडल जो है ये नंबर 1 पर रहा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की ODOP योजना से प्रेरित होकर किस देश ने वन विलेज वन प्रोडक्ट शुरू किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया ने। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की यानी जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में करजन ब्रिज को हेरिटेज प्लेस के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जो है कौन सा पदक जीता, गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, तो झारखंड के। अगला क्वेश्चन है वनडे में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने, तो मोहम्मद शमी। अगला क्वेश्चन है
रुर्बन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो जो झारखंड है ये पहले स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने गिजोन शतरंज मास्टर्स जीता? तो ये जीता है डी गुकेश ने। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है सी मैप उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मलेरिया रोधी पौधे की खेती कराने की तैयारी में है। सी मैप का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 जुलाई 2022 को लखनऊ में जो स्थित है केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान यानी कि सी मैप, तो इसके जो निदेशक हैं प्रमोद कुमार त्रिवेदी, तो इन्होंने ये बताया कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो मलेरिया रोधी पौधे, एक मलेरिया रोधी पौधा है कौन सा? आर्टिमीसिया। इसकी एक नई प्रजाति है CIM संजीवनी। तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए जो है नई नीति का मसौदा तैयार करेगी और इसे जो है केंद्र सरकार को भेजा गया है। सी मैप की उत्तर प्रदेश सहित देश भर में मलेरिया रोधी पौधे आर्टिमीसिया की नई प्रजाति CIM संजीवनी की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए चेन्नई की कंपनी सत्तोवैध नेचर्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड से अनुबंध किया है। तो यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे कि जो सी मैप है जिसका जो मुख्यालय है जो लखनऊ में स्थित है, तो सी मैप के जो प्रमोद कुमार त्रिवेदी हैं निदेशक, तो उन्होंने ये बताया कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है ये मलेरिया रोधी जो पौधा है आर्टिमीसिया, ठीक है, तो इसकी क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी। इसकी एक नई प्रजाति है इस पौधे की CIM संजीवनी, ठीक। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए एक नई नीति तैयार की गई है और उसे केंद्र सरकार को भेजा गया। तो उत्तर प्रदेश जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी जो मलेरिया रोधी पौधा है आर्टिमीसिया, ठीक। अब इसका नाम आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मलेरिया रोधी पौधा है? तो आर्टिमीसिया। प्रजाति कौन सी है? CIM संजीवनी। अब दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये होता है कि जो किसान है वो अपनी जमीन पर ही खेती करेगा, लेकिन वो खेती वो अपने लिए नहीं करेगा बल्कि किसी और के लिए करेगा। यानी इस खेती को जो है कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किया जाता है। जो किसान होता है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या किसी कंपनी या किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तब इसमें क्या होता है कि जो फसल उगाई जाती है किसान द्वारा, तो वो सारी जो फसल है वो कॉन्ट्रैक्टर खरीदता है। और इसमें एक खास बात ये होती है कि जो खेती है उसका जो पूरा खर्चा होता है, बीज से लेकर के सारे जो खर्चे होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर देता है। और जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो ही इसमें ये बताते हैं कि किस तरह से खेती करनी है और किस इसमें जो है कौन सी खाद का प्रयोग किया जाएगा। इसकी जो विधियाँ हैं खेती करने की, नई नई विधियाँ, वो भी किसान को कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से बताई जाती हैं। तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध खेती, ठीक। तो आप ध्यान रखेंगे मलेरिया रोधी पौधा है आर्टिमीसिया, इसकी जो है उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों यहाँ से देखेंगे कि ये जो कंपनी है आर्टिमीसिया की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएगी, ठीक, ध्यान रखेंगे। साथ ही प्रसंस्करण से संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान देगी। कंपनी तैयार पौधों को किसान से लेकर दवा बनाने वाली कंपनियों तक पहुँचाएगी। इससे किसानों को उनकी उपज की कीमत खेत में ही मिल जाएगी। ये लाभ होगा किसानों को। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या लाभ होगा कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो कंपनी पौधे तैयार कराएगी तो पौधों से लेकर के दवा बनाने वाली कंपनियों तक जो ये फसल होगी वो कॉन्ट्रैक्टर ही पहुंचाएंगे। तो और इसका जो फसल की कीमत होगी वो किसानों को जो है पहले से ही तय कर दी जाएगी और किसानों को जो है कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, यानी बेचने के लिए भी उन्हें जो है परेशान नहीं होना होगा और उनकी जो कीमत है वो उन्हें खेत में ही मिल जाएगी, ठीक। तो ये सारे लाभ किसानों को यहाँ पर होंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस जिले में अटल राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। दोस्तों लखनऊ में अटल राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की डिजाइन तैयार कर ली गई है और ये जो अटल राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है ये कमल के आकार का बनाया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के VC यानी कि वाइस चेयरमैन ने जल्द काम शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अटल राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये लखनऊ में बनाया जाएगा और किस आकार का होगा? तो ये कमल के आकार का होगा। यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हैं, ये इसका डिजाइन जो है तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कब से कब तक बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस मनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक।
दोस्तों राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जो है 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक कौन सा कार्यक्रम जो है मनाया जाएगा, तो बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस अवधि में प्रत्येक जनपद में हर एक जिले में न्यूनतम 2 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत अद्यतन ऊर्जीकृत ग्राम एवं स्वतंत्रता संग्राम से लड़े हुए स्थलों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा, तो मुख्य उद्देश्य भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा आज़ादी से अब तक ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास एवं भविष्य में प्राप्त होने वाली विकास की संभावनाओं का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक प्रदेश में बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस कार्यक्रम मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे जो है कब शुरू होगा। तो ध्यान रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2023 में देश का पहला एलिवेटेड अर्बन यानी कि शहरी एक्सप्रेसवे। सड़क परिवहन और जो राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कहा कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है दोस्तों ये 2023 में शुरू हो जाएगा और ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है। दिल्ली से लेकर के जो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो दिल्ली से लेकर के हरियाणा के खेड़की धौला तक ये एक्सप्रेसवे जाएगा और इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 29 किलोमीटर ये लंबा होगा। इसमें अगर बात की जाए कि बनाने में इसकी लागत कितनी आई है, तो 9,000 करोड़ रुपए इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लागत आई है। और दोस्तों इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 29 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से 19 किलोमीटर हरियाणा में रहेगा और शेष 10 किलोमीटर ये दिल्ली में पड़ता है। ठीक, तो दिल्ली में द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात है कि ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है। तो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे क्या होता है, ये अर्बन एक्सप्रेसवे है यानी कि शहरी, एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे है। अब दोस्तों एलिवेटेड जो एक्सप्रेसवे हैं ये क्यों बनाए जाते हैं, इसकी आवश्यकता क्या होती है। तो दोस्तों जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होते हैं ये उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहाँ पर ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा होती है। अब जो दिल्ली है यहाँ पर जो एनसीआर वाला क्षेत्र है यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में रहती है। तो यहाँ से क्या है, अब इसके बन जाने से क्या होगा, तो यहाँ पर ट्रैफिक की जो समस्या है वो दूर होगी। दोस्तों एलिवेटेड जो एक्सप्रेसवे होते हैं इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ये जो एक्सप्रेसवे है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ट्रैफिक को कम करना होता है। अब ये जो एक्सप्रेसवे होते हैं यहाँ पर जो है भारी वाहनों को जो है मनाही रहती है, यानी भारी वाहन जैसे ट्रक हो गया या उससे जो बड़े वाहन हैं वो इस पर नहीं जाते, केवल 2 पहिया वाहन और आपकी जो 4 पहिया वाहन है जैसे कार है, तो ये छोटे वाहन ही इस पर जो है अलाउ रहते हैं। तो ये एक बात होती है एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की। अब दोस्तों ये जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे, इससे संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये कई मायनों में बेहद खास है। क्यों खास है, तो यहाँ पर ये खास है कि जो विश्वविख्यात एफिल टावर है, आपने नाम सुना होगा एफिल टावर का, तो एफिल टावर में जितना स्टील लगाया गया उससे 30 गुना ज़्यादा स्टील जो है इस एक्सप्रेसवे में लगाया जाएगा एफिल टावर की तुलना में। ठीक है दोस्तों, जो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है यहाँ पर जो है 2 लाख मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों आपने बुर्ज खलीफा का नाम सुना होगा, तो बुर्ज खलीफा में जो कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है उससे कहीं ज़्यादा जो है इस एक्सप्रेसवे में कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी 20 लाख क्यूबिक मीट्रिक कंक्रीट का इस्तेमाल जो है इस एक्सप्रेसवे में किया जाएगा। दोस्तों ये जो एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे, इसमें जो है एक सुरंग भी बनाई जाएगी, 3.6 किलोमीटर लंबी लगभग एक सुरंग भी यहाँ पर बनाई जाएगी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है इसमें जो है 4 मल्टी लेवल इंटरचेंज भी होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें इंटरचेंज जो है कितने हैं इस एक्सप्रेसवे में, तो 4 मल्टी लेवल इंटरचेंज इसमें रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार जो स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। इस सूची में इसके बाद यानी एडिनबर्ग के बाद शिकागो का नाम आता है, इसके बाद मेडेलिन, इसके बाद ग्लासगो, एम्स्टर्डम, प्राग और माराकेच का स्थान है। बर्लिन, मॉन्ट्रियल और कोपेनहेगन टॉप 10 शहरों में शामिल हैं। वहीं सूची में अगर भारतीय शहरों की बात की जाए तो मुंबई इसमें जो है
14वें स्थान पर है और जो दिल्ली है ये 26वें स्थान पर। तो ध्यान रखेंगे टाइम आउट की 2022 का इंडेक्स, इसमें जो स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। और भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है, तो ये मुंबई है, जिसे वैश्विक स्तर पर 14वें स्थान पर रखा गया। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 0%। दोस्तों, वित्त मंत्रालय की हाल ही में एक अधिसूचना जारी की गई और उसमें बताया गया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री को वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी से छूट दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज चाहे वो मशीन से बनाया गया हो, पॉलिएस्टर से बनाया गया हो, तो सभी जो है ये वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से मुक्त रहेंगे। कपास, रेशम, ऊन या खादी से बने हुए या हाथ से बुने हुए, हाथ से काते गए राष्ट्रीय झंडे पहले से ही जीएसटी से मुक्त हैं। वित्त मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा पहल की पृष्ठभूमि में आया। इस पहल के तहत जो है आज़ादी के 75 वर्ष होने पर उपलक्ष्य में हर भारतीय को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है इस पर जो है जो जीएसटी है वो कौन सी स्लैब इस पर लगाई जाती है, कौन सी दर जो है जीएसटी की लगाई जाती है। तो आपको याद रखना है इस पर 0 यानी कि जीएसटी से मुक्त इसको जो है रखा गया है राष्ट्रीय ध्वज को। अभी तक क्या था कि जो कपास, रेशम, ऊन या खादी से या जो हाथ से बने हुए राष्ट्रीय ध्वज थे उन पर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अभी जो है ऐसा साफ कर दिया गया कि चाहे वो मशीन से बनाए गए हों या पॉलिएस्टर से बनाए गए हों या किसी भी तरीके से बनाए गए हों, तो सभी राष्ट्रीय ध्वज पर जो है जीएसटी नहीं लगाई जाएगी। तो ध्यान रखेंगे आप, राष्ट्रीय ध्वज है इस पर जीएसटी नहीं लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग 2022 में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन सा बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जसप्रीत बुमराह। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग 2022 में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है, जबकि जो विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं ये आईसीसी ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में 2022 में लगातार अपनी तीसरी और चौथी रैंकिंग पर बने हुए हैं। आईसीसी ओडीआई ऑलराउंडर रैंकिंग 2022 में सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हैं, जो 2 स्थान खिसक करके 14वें स्थान पर आ गए हैं और भारत में शीर्ष पर हैं। सूर्य कुमार यादव आईसीसी टी20, अब यहाँ पर टी20 की बात है, तो इसमें बल्लेबाजी रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 5वीं रैंक पर पहुंच गए। वह आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग 2022 के टॉप 10 में एकमात्र भारतीय हैं। तो दोस्तों, यहाँ से अच्छे से याद रखेंगे जसप्रीत बुमराह का नाम, ये जो है आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग 2022 में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। और इसमें आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग 2022 में अगर देखा जाए कि दूसरे नंबर पर कौन सा खिलाड़ी है, तो न्यूजीलैंड के हैं ट्रेंट बोल्ट। ठीक है, जसप्रीत बुमराह ये भारत के हैं और ये पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। अब दोस्तों, यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन है कि 150 वनडे विकेट लेने वाले भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन से हैं? तो याद रखेंगे मोहम्मद शमी, नाम ध्यान रखेंगे, मोहम्मद शमी जो है ये नाम होगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे वाले भारत के सबसे तेज गेंदबाज। अगला है, पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन से हैं? तो नाम ध्यान रखेंगे रोहित शर्मा, रोहित शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड जो है ये किसके नाम पर है? किसमें एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में? तो नाम ध्यान रखेंगे आप, जसप्रीत बुमराह जो है याद रखेंगे। और दोस्तों, इन्होंने कितने रन बनाए हैं? तो ध्यान रखेंगे आप 29 रन इन्होंने जो है एक ओवर में बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। अगला है, बतौर कप्तान टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन से हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। कौन से बने हैं? रोहित शर्मा। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हैं क्रिकेट से संबंधित जो हाल ही के हैं, आपको अच्छे से याद रखनी है, इसीलिए हमने यहाँ पर दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सभी आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द
क्राइसैंथेमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जापान ने। जापान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसैंथेमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया। दोस्तों ये जो शिंजो अबे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया था, आपको याद होगा, आपको बताया था कि जो एक रैली में ये गए हुए थे उस दौरान जो है गोली लगने से इनकी हत्या हो गई। तो जो ये शिंजो अबे है ये जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे और संविधान के तहत जापान के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले ये चौथे पूर्व प्रधानमंत्री बने। और ये जो अवार्ड है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसैंथेमम, ये जापान का सर्वोच्च सम्मान है। जापान के सम्राट मेजी ने वर्ष 1876 में ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर की स्थापना की थी। शिंजो अबे की 8 जुलाई 2022 को उस समय हत्या कर दी गई जब वह नारा शहर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान जो है इनको 2 गोलियां लगी और इनका जो है निधन हो गया। तो आप याद रखेंगे, ये काफ़ी चर्चा में है। आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि शिंजो अबे ये किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो जापान के प्रधानमंत्री थे। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जापान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो याद रखेंगे कौन सा सम्मान है, सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसैंथेमम, जिससे जो है शिंजो अबे को सम्मानित किया गया मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लेह हवाई अड्डा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लेह हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है, जो भारत में पहला होगा। सोलर पीवी प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जियोथर्मल सिस्टम नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में हीटिंग और कूलिंग उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। यह प्रणाली हवा और जमीन के बीच गर्मी का आदान प्रदान करके काम करती है, क्योंकि इसके ताप पंपों का उपयोग अंतरिक्ष को गर्म करने और ठंडा करने के साथ साथ पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा जो है तो याद रखेंगे लेह हवाई अड्डा। ये जो है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा लेह हवाई अड्डा। दोस्तों कुछ दिन पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था, याद होगा आपको, एक क्वेश्चन आपको बताया था हमने हवाई अड्डे से संबंधित कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इसके नाम पर क्या एक जो रिकॉर्ड था वो बना था भारत का। तो ये जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था, ये अक्षय ऊर्जा से सभी ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना था। इसलिए आपको दोनों याद रखने, यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो लेह हवाई अड्डा है ये कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है और ये भारत में पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा हो जाएगा। और जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ये अक्षय ऊर्जा से यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी सभी ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया था। और यहाँ पर भी उद्देश्य जो लक्ष्य है रखा गया था इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कि कब तक 2030 तक ये शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया था इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ से अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नारायणन कुमार को। दोस्तों जापान सरकार ने जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान के सम्मान में सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं नारायणन कुमार। इन्हें जो है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया। कुमार को चेन्नई में जापान के महावाणिज्य दूत तागा मासायुकी ने सम्मानित किया। तो याद रखेंगे किस भारतीय को जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखेंगे सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं नारायणन कुमार। ठीक है, और किस देश से? जापान से। तो दोस्तों ये थे 15 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थी और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर जो है पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।